स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को डीएलएड यानी कि बीटीसी के चतुर्थ सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट को आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी लोग जुड़िए सब्जेक्ट के साथ और पढ़िए और पढ़ने का आनंद लीजिए। इसके पहले का 20 क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आगे का क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप पहले का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर जरूर देखिए। अगर आप इस प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का 21 क्वेश्चन जो मुझसे बोल रहा है 7⁵ बटे 7⁵3 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन अपने से पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग पढ़े हैं, अगर क्या है दोस्तों बेस समान है यानी कि 1⁴ मान लिया डिवाइड बाई 1⁴ मान लिया, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेस क्या है, समान है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हो जाता है, हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं वो हो जाता है 1⁴ माइनस 1/2। इसी प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बेस क्या है, समान है, यानी कि 7 यहाँ पर भी दिया गया है और 7 यहाँ पर भी दिया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे 7⁵1/5 माइनस 7⁵1/3 है, तो यहाँ पर माइनस 1/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 को हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार आएगा, तो यहाँ 3 लिख दिए। 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार आएगा, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। तो ये हो गया 7⁻⁻2/15 और यही क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ब सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है काट 30 डिग्री डिवाइड बाई tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। यानी कि काट 30 बटे tan 45 का मान क्या होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो काट 30 को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 30, तो मैं लिख देता हूँ इसको कर सकता हूँ। काट 30 को 1/tan 30 लिख दिया और इंटू tan 45, पहले से है tan 45। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो tan 30 का मान हमें पता है, tan 30 का मान क्या होता है, √3 डिवाइड बाई 3 और tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई √3। √3 से 3 को काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है πr²। तो यहाँ पर ए का मान कितना दिया गया दोस्तों, 8800 दिया गया है। तो ए की जगह पे 8800 लिख दिया। पाई का मान हमें पता है क्या होता है, 22/7 होता है इंटू r²। r² को इधर ही रखेंगे और इसके बाद 22/7 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये 8800 और 22/7 क्या हो जाएगा, 7 नीचे है तो 7 इधर ऊपर हो जाएगा, दूसरी तरफ आएगा और 22 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 22 को काटेंगे, ये क्या मिल जाएगा अपने को, 400। तो r² को हम लोग लिख सकते हैं, अगर r² है तो उधर जाएगा, दूसरी तरफ तो कैडी बन जाएगा, यानी कि 400 इंटू 7। और 400 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 20√7 सेंटीमीटर। यानी कि r का मान कितना आया दोस्तों, यहाँ पर r का मान आ गया 20√7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के हल हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफी आसान है दोस्तों, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। तो अभी तक मैं शायद 3 क्वेश्चन आपको बताया, तीनों क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, हम लोग गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। इसके पहले आप लोग इस प्रकार के कई क्वेश्चन लगा भी चुके होंगे और मैं प्रीवियस वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस भी
किया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दिया गया है, तो 2x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है। तो इसके हल क्या होंगे, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है 2x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यहाँ और यहाँ पे सॉल्व करते। तो यहाँ अगर इसका गुणा करेंगे तो ये क्या मिलेगा, -2। तो हम लोग इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि हमें क्या मिले, -2। जैसे 2 का और 1 का गुणा करेंगे तो यानी कि 2 गुणे -1 करेंगे तो हमें क्या मिला, -2। तो -2 को इस प्रकार जोड़ेंगे कि हमें तोड़ेंगे कि -x मिल जाए। तो हम लोग अगर इसको तोड़ना चाहें तो -2x और +1 में तोड़ सकते हैं। तो तोड़ देते हैं इस प्रकार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² -2x और +x और -1 = 0। यानी कि इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिए, -2x प्लस x। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो -x ही मिलेगा। तो यानी कि दो पार्ट मिल गए यहाँ पर। यहाँ पे हम लोग x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे x कॉमन 2x कॉमन कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा, और यहाँ पर +1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x - 1 बराबर 0। तो x - 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो x बराबर -1/2 और x बराबर 1, यानी कि ऑप्शन अ सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 1461 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी कि 1461 का हमसे पूछा गया है वर्गमूल कितना होगा। तो वर्गमूल निकालने सभी लोग जानते हैं, वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है, एक भाग विधि होती है, दूसरा गुणनखंड विधि। तो हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो किसका वर्गमूल निकालना है, 14,641 का। 14,641 का वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 14,641। तो ये कोशिश करते हैं किससे कटेगा, तो ये 11 से कटेगा दोस्तों। 11 में भाग देंगे तो जाएगा 3 बच जाएगा, 11 × 1 = 11, 3 बचा, 11 × 3 = 33, 3 बचा, 11 × 3 = 33, फिर 11 × 1 = 11, फिर 11 से डिवाइड करेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 11 × 1 = 11, 2 बचा, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, फिर 11 से भाग चला जाएगा, 11 ग्राम में 121, फिर 11 से कट जाएगा। यानी कि 11 का मान हमें 4 बार मिला है, यानी 11 का जोड़ा मिल जाएगा। 11 का 2 जोड़ा है, एक 11 × 11 और एक हो गया 11 × 11। तो यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा 11 × 11 बराबर 121। और 121 में कितने अंक हैं, तो 121 में 3 अंक देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 है, तो चौथे कोण की माप क्या होगा। हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से 285 निकाल देंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 10 में से 5 गए 5, और उसके बाद 5 5 में से 8 गए, यानी कि 15 15 में से 8 गए, क्या हो जाएगा 7, यानी कि 75। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी कि 360 में से 285 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। काफी सरल क्वेश्चन है। परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल। तो यानी कि इसको सिंपल क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि 4/-5 भागे 8/15। तो 4/-5 और भाग रहता तो भाग को यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं और संख्या क्या हो जाती है, बदल जाती है। यानी कि 15/8 हो जाएगा। 4 को 8 से काटेंगे 2 मिलेगा, और 5 को 15 से काटेंगे तो 3 बचेगा, यानी कि -3/2। तो -3/2 ऑप्शन स है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन स सही है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 28, एक पासा को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या होगी। हमें पता है पासा में कितने अंक होते हैं दोस्तों, 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पर हमसे पूछा अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या कितने होगा, तो अभाज्य संख्या 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यानी कि 3 होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन द सही होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है 0.00008 का घनमूल कितना होगा। अगर हम लोग ऑप्शन अ की बात करूं तो यहाँ पर 0.9 अंकों के बाद लगाना होगा, जो कि गलत है। यहाँ पे 4 4 8 4 12 अंकों के बाद लगाना होगा, ये भी गलत है। दशमलव यहाँ पर 3, तो यानी कि ऑप्शन ब ही बच रहा है, तो ऑप्शन ब क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है साइन 30 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री, यानी कि कॉस 60 अंश का मान, यानी कि साइन 30 अंश का मान हमें पता है कितना होता है 1/2, और कॉस 60 अंश का मान भी क्या होता है 1/2। 1/2 1/2 से कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि 30वें नंबर का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन अ सही होगा। यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर दिया और सभी क्वेश्चन आसान है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया है समीकरण 5x, यहाँ पर दिया गया 5x बराबर y और 2x प्लस वाई बराबर 7 के हल में y का मान कितना होगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दो समीकरण दिया गया, एक दिया गया 5x बराबर y और अगला समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो समीकरण 1 से हमें पता चल रहा y का मान क्या है 5x, तो समीकरण 2 में हम लोग y का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई की जगह पर 5x रख दिए और बराबर 7। तो 7x बराबर क्या हो गया 7। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, x का मान हो जाएगा 1। तो हमसे पूछा y का मान, तो x की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो यानी कि 5 गुणे 1 बराबर y। तो y का मान कितना आ गया 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। समचतुर्भुज के कोण होते हैं, तो समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं दोस्तों, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 32 में जो ऑप्शन स होगा, सॉरी ऑप्शन जो द होगा वही क्या होगा, सही होगा। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वह संख्या होगी। कोई एक ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं तो केवल 2 अंक मिल रहा है, तो वह संख्या हो सकती है। तो वह संख्या दोस्तों या तो 2 अंक की हो सकती है या तो 3 अंक की हो सकती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अगर 34 की बात करूं, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन दिया गया 3 सहित 3/8 का घनमूल, तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये 8 3 24 3 27/8 हो जाएगा दोस्तों। और 27/8 का हमसे क्या पूछा है कि घनमूल पूछा है। तो 27 का 3 जोड़ा बनाएंगे तो 3 3 गुणे 3 हो जाएगा और 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। और इसी का हमसे क्या पूछा है घनमूल, तो घनमूल में 3 का जोड़ा तो 1 अंक बाहर निकल आएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो है 3/2 है। अब क्वेश्चन नंबर 35 की हम लोग बात करते हैं। यहाँ दिया गया एक वर्ग का विकर्ण जो है 5 करड़ी में 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो मैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 35 में सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूँ, वर्ग बना लेता हूँ। तो वर्ग का हमें पता है सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर विकर्ण जो दिया गया वो कितना दिया गया है 5√2। तो अगर ये मैं मान लेता हूँ ये क्या है ABC और D एक क्या है वर्ग है। वर्ग का जो विकर्ण AC है वो कितना है 5 करड़ी में 2, और हमें पता वर्ग के सभी अंतःकोण कितने होते हैं 90-90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, यानी कि ABC।
त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर AC है, तो यानी कि 5√2 का स्क्वायर इक्वल टू यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25 गुणे 2, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 से काट दिया, यक्स बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो भुजा होगी वो कितना होगी, 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है दोस्तों। त्रिकोणमिति को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1/2। तो हमसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला पढ़े हैं बचपन में, यानी कि 6, 7, 8 या 9 के क्लासों में पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमसे साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया गया, 1/2 रख दिया बराबर 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये ऑलरेडी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/2। तो ऑप्शन ड सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, संलग्न आकृति में बिंदु O क्या है, वृत्त का केंद्र है। यानी ये वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB कितना है, 40 डिग्री है। तो ACB का मतलब यहाँ पर C दिया गया बीच में, तो यही कोण होगा। तो C यहाँ पर बना है, ये कितना है, 40 है। तो AOB की माप क्या होगी। तो हम लोग इसके लिए एक प्रमेय पढ़े हैं, जो केंद्र पर कोण बनता है। मान लो केंद्र पर यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, कोण AOB। तो केंद्र पर जो कोण बनता है और उसी जो केंद्र पर कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ पर AOB, तो यहाँ पर 2 बिंदु हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। तो अगर जो कोण केंद्र पर बनता उसी का आधा कोण बनता है जो केंद्र के किसी परिधि के किसी अन्य बिंदु पर बनता है। तो यानी कि यहाँ पर 40 बन रहा है, तो यानी कि कोण AOB बराबर होता है 1/2 कोण ACB, कोण ACB। तो कोण AOB बराबर 2 गुना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 गुना होगा, 1/2 नहीं होगा, यहाँ 2 गुना होगा। जो फार्मूला है 2 गुना होता है। तो कोण AOB बराबर 2 गुणे कोण ACB। ACB का मान कितना है, 40 है। तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ड सही होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 38 है, 31-25 का घातीय संकेतन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। हमसे पूछा 31-25 का घातीय संकेतन। तो 31-25 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 31-25 5 से इसको डिवाइड करते तो 5×6 30, 5 दूनी 10 और 5×5 25। फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5×1 के 5, 5 दूनी 10 और 5×5 25। फिर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5×5 25। फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 5×5 25, 5×1 के 5। यानी कि अगर हम लोग बात करूं 31-25 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे कितनी बार 5 से कटा, 1 2 3 4 5। यानी कि 31-25 बराबर 5 की घात 5 लिख सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन अ सही होगा। आगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 39, किसी संख्या का घन कितना है, 64 है। किसी संख्या का घन 64 है तो वह संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। सिंपल सी बात, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, चौका 64। आगे हम लोग बात करते हैं 39 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है -5/9 का घन क्या होगा। तो घन में हमें पता है 3 का जोड़ा बनाते 5
गुड़े -5 गुड़े -5 डिवाइड बाई 9 गुड़े 9 गुड़े 9, तो 5 × 5 = 25, 5 × 125, तो -125 हो जाएगा डिवाइड बाई 9 × 9 = 81, 9 × 729। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन द सही होगा। अगला क्वेश्चन है 125 गुड़े 343 का मान क्या होगा। यानी कि घनमूल हमें निकालना है, तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुड़े 5 गुड़े 5, और 343 को क्या लिख सकते हैं 7 × 7 = 49, 7 343। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 बाहर हो जाएगा और यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 7 गुड़े 5 बराबर क्या हो जाएगा 35। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। अगला पूछा है क्वेश्चन नंबर 42, 0.0008 का घनमूल क्या होगा। अगर दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिनेंगे दशमलव कितने अंकों बाद लगा है। 1 2 3 4 5 और 6 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो अगर इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे तो इसमें गुणा करेंगे 3 बार, तो दशमलव 3 बार 3 अंक के बाद लगाएंगे, यानी कि ये तो होगा नहीं। इसमें बात करें तो इसमें 6 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, इसमें 9 अंक के बाद लगेगा और इसमें भी 9 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि ऑप्शन ब ही सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो हमसे पूछा गया 0.09 का वर्गमूल क्या है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.09 का वर्गमूल 0.3 होगा। अगर हम लोग वर्गमूल में 2 बार गुणा करते 0.3 गुणे 0.3, तो इसका अगर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, तो यानी कि 0.09। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा गया 0.01 का वर्ग क्या होगा। तो 0.01 का वर्ग क्या होगा 0.01 होगा। पूछा गया 0.03 की पावर 3 का मान क्या होगा। तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 और दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा, यानी कि 0.07 होगा। शून्य का वर्गमूल हमसे पूछा है, और शून्य का वर्गमूल किसको नहीं पता होगा दोस्तों। शून्य का वर्गमूल क्या होगा शून्य ही होगा, यानी कि शून्य का वर्गमूल शून्य होगा, ऑप्शन 10 सही होगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 47, हमसे पूछा गया 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी। और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करके बता देते हैं, थोड़ा लंबा होगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा गया 6 अंकों की छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो हमें पता है 6 अंकों की जो छोटी सी छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या बराबर 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बराबर जो होती है 1 लिख देंगे और 5 जीरो बढ़ा देंगे। ये 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या होगी। हमसे पूछा गया 6 अंकों की छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो ऐसे संख्या को हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, भाग विधि से इसका हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे गुणनखंड करने की। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 के बाद 5 जीरो लगा देता हूँ। अब इसको हम लोग 2 का जोड़ा बनाते हैं, यानी कि भाग विधि से करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 3 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखते हैं, ऊपर भी 3 लिखते हैं, 3 तिहाई 9, और यहाँ पर बचा 1। तो अब हम लोग जोड़ा इसको उतारेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग भाग ले जाएं तो कितना भाग ले जाएंगे, यहाँ पर 100 है, और 100। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 से ले जाएंगे तो ये यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो 32 दूना 64, यानी कि 2 से आसानी से भाग चला जाएगा। तो हम लोग 2 से भाग देके देखते हैं 2 से भाग देने पर क्या जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 से भाग दें तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा समझना, यहाँ पर दिया गया है 1 लाख,
यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,00,000 में हम लोग दो दो का जोड़ा बनाए, तो यहाँ पर हम लोग पहले 2 अंक का जोड़ा लिए तो 3 तिहाई 9 हो गया। तो जितना ऊपर जाता है यानी कि 3 बार गया, तो यहाँ पर हम लोग 3 को क्या करते हैं, जोड़ते भी हैं। तो यहाँ पर क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर 6 में हम लोग अगर यहाँ पर 61 करें तो यहाँ पर 61 हो गया, और एक ही बार जाएगा। अगर 2 ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 61 हो गया। तो जितना बार ऊपर ले जाते हैं उतना हम लोग यहाँ पर जोड़ते भी हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक जोड़ दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, 62 हो गया। अब इसको करते 10 10 में से 1 गए 9, और 9 9 में 6 गए 3, और 2 जोड़ा यहाँ पे भी उतार लिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें 6 बार जा सकता दोस्तों, तो 6 बार ले जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 6 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 6 6 36 1 37। तो यहाँ पर 6 हम लोग जोड़ेंगे भी, ये प्रोसेस होता है भागफल विधि से, इस तरीके से करते हैं। 10 10 में से 4 गए, 10 10 में 6 गए 4, 9 9 में से 5 गए 4, और 8 8 में 7 गए 144। तो हमसे पूछा गया दोस्तों 6 अंकों की छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। अगर तो 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 1,00,000 है। इससे छोटी तो 6 अंक की संख्या हो नहीं सकती, तो ये सबसे छोटी है। और हमसे पूछा 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या पूछा, जो पूर्ण हो यानी कि वर्गमूल हो। तो यानी कि 316 तो हो नहीं सकता, अगर 316 का हम लोग वर्ग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 अंक में पहुंच जाएगा, तो ये होगा नहीं। यानी कि यहाँ पर जो भाग जाएगा हम लोग 6 लेके ना कि 7 लेके जाएंगे, यानी कि 317। अगर यहाँ पर हम लोग सपोज 31 पहले था, अब हम लोग यहाँ पे 7 का भाग देते हैं। मान लिए क्या, किसकी भाग दे रहे हैं, 7 का भाग दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 627। और 627 में 7 का गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 7 7 49, और 7 दूनी 14 4 18, और 7 छंग 42 1 43, और 4389 में अगर हम लोग 3900 घटाएं अब दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बचेगा 9, यहाँ पर 8, और 13 13 में से 4 गए, 13 13 में से 9 गए 4, 489 बच रहा है। अगर ये 489 हम लोग 1,00,000 में जोड़ दें तो यही अपने को 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या मिलेगी। तो समझ गए दोस्तों कि यहाँ पर देखो 316 क्यों नहीं लिए हम लोग, अगर 316 अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या होगा, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। और हमसे पूछा गया 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या निकालने के लिए जो भागफल 489 बच रहा है, यही हम लोग 1,00,000 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1,00,000 में जोड़ दिए 489, तो हमें जो मिलेगा ये क्या मिलेगा 1,00,489। तो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में ये दिया गया, कहीं ये दिया गया है ऑप्शन द, तो ऑप्शन द सही होगा। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब हम लोग निकालते हैं 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक बार रफ करते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, 6 अंकों की छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या। इसी प्रकार अब हम लोग निकालेंगे 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी पूर्ण संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या हमसे पूछा गया है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो सभी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 को सॉल्व करने वाला हूँ दोस्तों। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 बार 9 लिख देंगे, इससे बड़ी तो हो नहीं सकती। तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। तो अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे भी हम लोग जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अगर इसको 3 से भाग दें तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा।
यानी कि यहाँ पे कट के क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो जो ऊपर जाता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि 6 हो गया। अब जोड़ा यहाँ पे हम लोग उतार लेंगे, 99 हो गया। तो ये यहाँ पर भाग देंगे तो क्या होगा, एक बार जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 61। और जितना बाहर जाता है उतना हम लोग नीचे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर 62 हो जाएगा। और 9 9 में से 1 गए 8, और 9 9 में से 6 गए 3, 3899 हो गया यहाँ पे। अब हम लोग देखें यहाँ पे 6 चला जाएगा, तो 6 आसानी से चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 626। तो इसका गुणा करते 6 6 36, 6 से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, और 6 6 36, 1 37। तो 9 9 में से 6 गए 3, और 9 9 में से 5 गए 4, और 8 8 में से 7 गए 1, 143। तो हमसे पूछा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अगर हम लोग 317 ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर 9 9 9, यानी कि ये 99,999 में से 143 माइनस कर दें तो हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। यानी कि 9 9 में से 3 गए 6, और 9 9 में से 4 गए 5, 9 9 में से 1 गए 8, यानी कि 99,856 यही क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हमें मिलेगा 99,856, यानी कि ऑप्शन सही होगा। अब हमसे पूछा गया दोस्तों 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 1 से 1000 तक की, यानी कि 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9 और 10। तो 10 अंक मिल रहा है, तो 10 ही होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 10 सही होगा। समझे कि नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछा गया, अगर हमसे पूछा जाता है 1 से 1000 तक, 1 से 1000 के बीच में, तो 8 होती, ठीक। और हमसे यहाँ पूछा 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी, तो 10 संख्या है 1 से 10 के बीच में, तो 10 पूर्ण घन होगा। जैसे 1 का 1 हो गया, 2 का क्या हो गया 8 हो गया, 3 का क्या हो गया 27 हो गया, 4 का क्या हो गया 64 हो गया, 5 का हो गया 125। तो वही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है 201 का स्क्वायर गुणे 200 माइनस 200 की पावर 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 200 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 200 को कॉमन ले लिए तो क्या बन जाएगा, 201 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। और a माइनस बी का स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा दे रहे हैं। 200 एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं 201 माइनस 200, दूसरे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 201 प्लस 200। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 200 गुणे 1 गुणे 401। तो इसका अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 में शून्य का गुणा करेंगे शून्य हो जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 2 अंक जीरो लगे हैं बाद में, तो जीरो भी लगा दिए, यानी कि 80,200। तो 80,200 ऑप्शन ब है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ब सही होगा। पूछा गया किसी युगपत समीकरण को हल करने कि कितनी विधियां ली जा सकती। क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़ो दोस्तों। यहाँ पर दिया गया किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती। तो हमें पता युगपत समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं वो कितना है, 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन स। अब हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, दिया गया है कि विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा, क्वेश्चन नंबर 53 को ध्यान से देखेंगे। दिया गया क्वेश्चन में विद्यालय की बास्केटबॉल की टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत है, यानी कि 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 और 22। मैच के अंकों की माध्यिका बताओ।
तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। माध्यिका के लिए सबसे पहले हम लोग आंकड़ों को या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं, या तो अवरोही में लिखते हैं, या किस में लिखते हैं, आरोही में। तो हम लोग लिख लेते हैं जो आंकड़ा दिया गया। अगर हम लोग इसको अवरोही में लिखना चाहें तो अवरोही में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी इसमें क्या है, 22 है। उसके बाद जो है 20 है। 20 के बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है 19 है। 19 के बाद यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या जो दिख रही है 19 के बाद 13 है। 13 के बाद 12 है, और 12 के बाद 11 है। 11 के बाद 10 है, और 10 यहाँ पर हमें 2 बार दिख रहा है। तो 10 10 हो गया। और 10 के बाद 9 है, 9 के बाद 8 है। 10 के बाद जो होगा 9, 9 के बाद 8 है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 अंक हो गए। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है माध्यिका। तो हम लोग जानते हैं 99 पद, यानी कि 10 दिया गया है, 10 बटे 2वें पद का मान प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वें पद का मान, पद का मान डिवाइड बाई 2। तो 10 बटे 2 यानी कि 5वें पद का मान और 6वें पद का मान। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें पद का मान है 12 और 6वें पद का मान है 11 डिवाइड बाई 2। तो 12 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 23 बटे 2, और 23 बटे 2 का मान क्या हो जाएगा, 11.5। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन स सही होगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई आंकड़ा हमें दिया गया, अगर उसका हमें क्या पूछ रहा, माध्यिका पूछ रहा, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आंकड़े को हम लोग या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 को हम लोग देखते हैं। किसी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। हमें पता है अगर कोई चतुर्भुज है उसके आमने सामने का कोण होगा वो जो कितना होगा, 180 हो गया, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 होता है, और जो दो कोणों का योगफल होगा वो कितना होगा, 180 होगा। और 180 को ही क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं। आगे पूछा चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। आसान सा क्वेश्चन, 360 होता है। चक्री चतुर्भुज के कितने चक्री बिंदु होते हैं, 4 होते हैं, ये सबको पता है। वृत्त में ये चारों अगर किसी वृत्त की कल्पना करें, मान लो ये वृत्त हो गया, ठीक। अब यहाँ चतुर्भुज अगर हम लोग बनाएंगे तो ये वृत्त को 4 बिंदु पर क्या करेगा, टच करेगा। तो 4 ही बिंदु हुए ना, ए बी सी और डी। वही पूछा है चक्री चतुर्भुज के कितने चक्री वृत्त पर होते हैं, बिंदु चक्री वृत्त पर, यानी कि 4 होते हैं, ठीक। हम लोग आसानी से देख लें। अब हमें दिया गया केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं, मध्यमान भी होता है। क्वेश्चन नंबर 57 को ध्यान से देखना। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, तो मध्यमान भी होता है, माध्यांक भी होता है, बहुलांक भी होता है, यानी कि जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 10 सही होगा। आगे दिया गया गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है। तो गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण होगा, उसका जो आधार होगा वो क्या होगा, गुणों के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन ब सही होगा। मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। मध्यमान के प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, ब होगा। यानी कि जैसे हमें 10 अंक का क्या निकालना, मध्यमान निकालना, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे जोड़ देते हैं, डिवाइड बाई जितने अंक रहते हैं उसका भाग कर देते हैं। तो यही तो सूत्र होता है। तो सूत्र सबको पता है। आगे हमसे पूछे गया निम्न संख्याओं का मध्यमान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 60 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है निम्न संख्याओं का मध्यमान कितना। तो संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। मध्यमान का फार्मूला अभी हम लोग पढ़े, संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो 6 + 8 + 9 + 13 + 14 और डिवाइड बाई कितने अंक है, 5। तो इसको जोड़ते हैं, 6 8 14, 14 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 6 20 3 23, 23 10 33 3 36, 10 46 4 50, 50 बटे
5 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 60 है। अब क्वेश्चन नंबर 61 की बात करूं तो 61 में दिया गया है आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती वह कहलाता है। जो सबसे बार अधिक संख्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलांक बोलते हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा रास ने दी। इसको याद रख लेना, आसान क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है मध्यमान किन कारणों से लाभकारी होता है। सरल विधि है, अंकगणितीय पद्धति पर निर्भर करती है, तुलना संभव है, यानी कि उपर्युक्त सभी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन द सही होगा। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है बहुलांक अन्य नाम से जाना जाता है, तो बहुलक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ब है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, भूमिष्ठक है। ठीक, ब इसके इस नाम से भी जाना जाता, मोड के नाम से भी जाना जाता। यानी कि इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा, ऑप्शन द सही होगा। ये भूमिष्ठक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 65। इसमें दिया गया अव्यवस्थित प्राप्तांकों से माध्यांक की गणना का सूत्र क्या है, तो m बराबर n प्लस n बटे 2वां पद यही होगा। यानी कि 65 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन अ सही होगा। हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 66, एक आंकड़ा दिया गया 12 12 13 12 10 का बहुलक, तो सबसे ज़्यादा इसमें 12 आया है, 1 2 3 बार, तो यानी कि इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा 12 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 10 विद्यार्थियों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 67 को हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया गया है 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक होगा। तो यहाँ पर 9 10 12 10 13 12 10 12 10 9, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 10 कई बार अपने को देखने को मिल रहा है, और जो सबसे बार ज़्यादा आता होता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। आगे पूछा गया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हम लोग लिख लेते हैं। प्रथम 5, ये क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहे हैं दोस्तों। प्रथम 5 अभाज्य संख्या बराबर, तो अब 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 के बाद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा 5 होगा। तो यानी कि 68 का जो होगा ऑप्शन सही होगा। हमसे पूछा गया सेक 30 अंश का मान, तो सेक 30 अंश को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, सेक 30 अंश बोला गया है, तो सेक 30 अंश को मैं लिख सकता हूँ कास 30 अंश, और कास 30 अंश को हम लोग यहाँ पे लिख सकता हूँ ये 1 कास 30 अंश। और कास 30 अंश का मान हमें पता होना चाहिए दोस्तों, कास 30 अंश का मान होता है 1/2 कड़ी में 3/2, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कड़ी में √3 कड़ी में 3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ब सही होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर आएगा 2/√3। आगे हमसे पूछा गया दोस्तों cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है, तो क्वेश्चन नंबर 70 को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, तो cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा, यही होता है ना। तो काट का क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ इंटू 1/cos थीटा, यही तो लिख सकता हूँ। तो कास थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिला 1 मिला। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है वो क्या होगा, हमें यहाँ पर
1 होगा। 70 का जो सही होगा वो क्या होगा, यानी कि 70 में जो ऑप्शन सही होगा वहां पर ऑप्शन स सही होगा, यानी कि 1 सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का। तो क्वेश्चन 71 को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 जो दिया गया है यहाँ पे, 71 को यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसका मान हमसे पूछा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए, लिख दे रहा हूँ कास स्क्वायर ए। और 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 प्लस टेन को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कास स्क्वायर ए। तो कास स्क्वायर ए, इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कास स्क्वायर ए। तो कास स्क्वायर ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 1, ऑप्शन ब सही होगा। आंसर क्या आया है, 1 आया है। अगला हमें दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आसानी से दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया है बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग बेलन लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 जो है यहाँ पर हमें सही से दिख नहीं रहा, तो ये क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन नंबर 72 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा, वक्र पृष्ठ का सूत्र। तो हमें पता है बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr/h, यानी कि ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 63, हम लोग देखते हैं मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है। तो मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है, सभी कारणों से, यानी कि सरल विधि है, ये भी सही, अंकगणितीय पद्धति पर निर्भर करती, तुलना संभव, उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन द सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, ये दोबारा आ गया है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। 73 में जो दिया गया है, शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होती है। तो शंकु को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं दोस्तों, ये शंकु होगा, ये वाली ऊंचाई हमसे पूछा है। तो ये अगर इसको मैं क्या मान लिया, आर मान लिया, इसको एच मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, √h² प्लस r²। तो यही होगा तिरछी ऊंचाई एल बराबर क्या हो जाएगा, h² प्लस r², यानी कि ऑप्शन स सही है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर 4, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, πr² होता है। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 4 समकोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 की बात करूं, चतुर्भुज की वो दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है कहलाती है, क्रमागत भुजाएं कहलाती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, सभी लोग जानते हो। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, बराबर होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार हैं, समलंब भी क्या है, चतुर्भुज ही है, समांतर भी क्या है, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज ही है। यानी कि हमसे पूछा है, सॉरी, हम लोग क्वेश्चन 81 की बात कर रहे थे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 81 पूछा है चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, समलंब चतुर्भुज होता है, समांतर भी चतुर्भुज ही होता है, सम भी समचतुर्भुज होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन द सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 82 की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया आयत एक चतुर्भुज है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होगा दोस्तों, आयत क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। आगे दिया गया समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 360 होता है। ये आपके 83 क्वेश्चन पवन सीरीज में दिए गए थे दोस्तों, जिसको मैं डिस्कस कर दिया, वो भी सभी क्वेश्चन को हल करके डिस्कस किया हूँ। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए जो DLED 4th सेमेस्टर में एग्जाम दे रहे हैं अभी।
अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।